Hey guys, welcome to the last part of the chemical thermodynamics, that is entropy and spontaneity. So what we are going to discuss in this, basically we are in search of a spontaneous reaction in the entire lecture. पूरे lecture में spontaneous reaction कैसा find करेंगे ना, उसका discussion है. But question क्या है यहाँ पर कि what is meaning of spontaneous reaction? So as we are aware from the previous discussion that spontaneous process is that process which take place on its own accord by itself, जो खुद से हो जाता है, जिसके पास खुद का एक ड्राइविंग फोर्स होता है, उसे हम spontaneous process बोलते हैं. For example, waterfall from a certain height. If water is falling from a certain height, it's a spontaneous process. The loss of heat by a hot water kept outside is a spontaneous process. खुद से हो रहा है ये चीज. So जो चीज खुद से हो जाए, the things which take place on its own accord by itself without any external influence, that is defined as a spontaneous process. So अगर मैं आप लोगों से सिंपल पूछूं कि spontaneous process क्या होता है, तो spontaneous process that process which taking place on its own accord by itself without any external influence, that is called a spontaneous process. But हम लोग spontaneous process पे तो stress क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि spontaneous chemical reactions भी होते हैं, और spontaneous chemical reactions वो reactions है जो खुद से हो जाएंगे. या तो आप उनको initiate कर दो, या इनिशिएट करने की भी जरूरत नहीं है. इट विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इटसेल्फ. तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि सपोज आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट, आई हैव टू रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन में जो मैं रिएक्टेंट्स और कंडीशन यूज कर रहा हूं, इन दैट कंडीशन एंड यूजिंग दैट रिएक्शन आई एम गेटिंग अ प्रोडक्ट स्पॉन्टेनियसली. मतलब वो रिएक्शन खुद से ही प्रोसीड हो गया, अंडर गिवन कंडीशन उसने प्रोडक्ट बना के दे दिया. ठीक है. और दूसरा रिएक्शन है सेम प्रोडक्ट बना के दे रहा है बट अंडर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. मतलब मुझे वहां बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यूज करना पड़ा है, कैटलिस्ट यूज करना पड़ा है, दूसरे अलग रिएक्टेंट्स यूज करने पड़े हैं, टेम्परेचर चेंज करना पड़ा है, एंड इट इज टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स. सो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद से नहीं हो रहा है. सो ऑब्वियस बात है, आई विल ट्राई टू सिलेक्ट दैट प्रोसेस, दैट केमिकल रिएक्शन which will give a desired product on its own by itself. So इसके लिए सब लोग स्पॉन्टेनिटी की सर्च में लगे हैं. सब लोग स्पॉन्टेनिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब खुद से कोई चीज हो जाए. ठीक है, खुद से चीज हो जाए, आराम से फ्लो आ जाए, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. So spontaneous process is that process which takes place on its own accord by itself. And why we are in search of spontaneous process? Because spontaneous chemical reaction होगा, the product can be formed at a very faster rate. Product can be formed from a given set of experimental condition where you do not require any external influence and the reaction proceeds in one direction. ठीक है. तो spontaneity के बारे में हम लोग बात करते हैं. Okay, spontaneity basically किस तरीके से फाइंड की जाए. तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, फिर ये बताया कि हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन. बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैव देयर ओन ड्राइविंग फोर्स व्हिच ड्राइव देम टू द फाइनल प्रोडक्ट अंडर गिवन कंडीशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. दैट इज गुड फॉर अस. ओके. नाउ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप इनिशिएट भी कर सकते हो, या तो कोई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्हें इनिशिएट करने की भी जरूरत नहीं होती और वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O. हम लोग अगर H2O की बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में, so H2O can even evaporate, water can evaporate even at the room temperature to form a gas. Now this is a spontaneous process. आपको यहाँ पर कुछ इनिशिएट हीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो वाटर अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा. NO gas when comes in contact, nitric oxide gas when comes in contact with oxygen gas, it gives a NO2 gas. ये भी एक spontaneous process है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये spontaneity खुद से हो रहा है, खुद से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इनिशिएट करने की जरूरत ही नहीं है ये. When NaOH in aqueous media is added to HCl in aqueous media, it will form NaCl and water. It's a neutralization, again it's a spontaneous reaction. इसमें आपको इनिशिएट करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये ऐसे रिएक्शंस है जो बिना इनिशिएशन पे खुद से ही हो जाएंगे, जस्ट आपको मिक्स करना है इनको. अब कुछ ऐसे रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, उनको इनिशिएट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल. कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ में हीट करूंगा तो इट विल फॉर्म अ CO2 गैस एंड इट विल गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. सो अब क्या लेना है, कोल लेना है.
उसको थोड़ा सा बर्न करना है। बर्न करोगे तो क्या होगा, जो कोल का सरफेस होगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा एट अ हाई टेम्परेचर एंड इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू फॉर्म CO2। इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक बार आपने बर्न कर दिया, देन यू डोंट नीड टू बर्न इट अगेन। आपको फिर घड़ी घड़ी क्यों बर्न करना है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन विल कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल एंड द पीस ऑफ कोल विल कंप्लीटली burn slowly and gives you lot of heat energy. You can cook food for with it. So आपको क्यों बर्न करना है? एक बार आपने इसको इनिशिएट कर दिया, वो खुद से बर्न होता रहेगा। तो देखो, बर्निंग ऑफ कोल इज अ एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट यहाँ पर आपको इसको इनिशिएट करना पड़ा। आप घर में आपने गैस देखा होगा, अब जब गैस ऑन करते हो तो उसमें से LPG, द ब्यूटेन गैस इज रिलीज। आप फिर क्या करते हो, मैच स्टिक से इसको इग्नाइट करते हो। जैसे ही इग्नाइट करोगे द गैस विल स्टार्ट बर्निंग, देन यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गैस विद द नॉब, तो फ्लेम भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब बराबर नोटिस करो, एक बार आपने उसको इग्नाइट करके छोड़ दिया, वापस से आपको मैच स्टिक से इसको हीट करने की जरूरत थोड़ी ना है। You have just ignited it. Now the LPG gas will come in contact, it is continuously flowing from the cylinder and it is completely burning and continuously burn its own by itself, जब तक कि वो फिनिश नहीं हो जाती या जब तक आपने नॉब क्लोज नहीं कर दिया। So again it's a spontaneous process जिसमें इग्निशन की जरूरत है। तो there are some spontaneous process जो खुद से हो जाएंगे, जस्ट केमिकल को मिक्स कर दो, या some spontaneous process जिसमें आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, बाकी वो खुद से प्रोसीड हो जाते हैं। ठीक है, बट हमारे लेक्चर का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारे लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ विल यू कम टू नो whether the process is spontaneous or not? That's most important. So every researcher is in the search of spontaneous process. And question ये है कि अगर spontaneous chemical reaction है, सो उसको हम लोग कैसा फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका मैं किस तरीके से फाइंड करूं? इज देयर एनी सम की पॉइंट्स जिससे हमको ये आइडिया लग सके कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज की पॉइंट्स। ओके, तो क्या ऐसी की पॉइंट है जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा, मतलब क्या ऐसा रिएक्शन में देख के मालूम पड़ जाएगा कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो रिसर्चर्स ने कुछ अपने आइडियाज लेके आए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला आइडिया उन लोगों ने लाया डेल्टा एच का। क्यों? एक रिएक्शन बताता हूं। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, थोड़ा सा इग्नाइट कर दो उसको, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2O। नाउ दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये प्रोसेस खुद से हो जाएगा, जैसे आपको इग्नाइट करने की जरूरत है। अब ये प्रोसेस अगर खुद से हो रहा है तो ये प्रोसेस एक्सो हो सकता है, एंडो हो सकता है। तो जब लोगों ने इसका हीट चेक किया, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, सो चेंज इन एंथैल्पी वाज फाउंड टू बी 296 किलो जूल्स। दिस वाज द चेंज इन एंथैल्पी। नाउ दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद से हो रहा है, दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने इसको इग्नाइट किया, एक्टिवेशन एनर्जी दिया, अभी खुद से स्टार्ट हो गया, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इस रिएक्शन की डेल्टा एच वैल्यू क्या निकली? -296। मतलब इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द हीट इज नेगेटिव, द हीट इज गिवन आउट। सिमिलरली आप कार्बन ले रहे हो, दैट इज कोल सॉलिड, अगेन उसको ऑक्सीजन के सामने आपने इग्नाइट कर दिया, इग्निशन मतलब प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होगा? CO2 गैस बनेगी प्लस लॉट ऑफ हीट जनरेटेड। दिस टाइम द डेल्टा एच वैल्यू इज -394 किलो जूल्स। यहां से भी आपको हीट मिल रही है। फिर एक रिएक्शन है दैट इज CH18, दैट इज पेट्रोल, जिसको आप कंबशन में डालोगे। So when you put this in the combustion, it result into the formation of CO2 gas and H2O liquid. Here the delta H value was found to be -10951.3 kilojoules. Again exo. See, this is a combustion of petrol. आपने पेट्रोल डाल दिया इंजन में, इंजन में डालने के बाद आपने जैसे ही स्टार्ट की गाड़ी, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, पेट्रोल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, कंबशन स्टार्ट होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब हीट इज गिवन आउट। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप फॉर द मैकेनिकल एनर्जी एंड कार स्टार्ट मूविंग। तो गाइस, कंबशन ऑफ पेट्रोल, कंबशन ऑफ कार्बन, या मैंने अभी हाइड्रोजन बताया, ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इन सब में एक कॉमन चीज क्या आ रही है कि इन सब के डेल्टा एच नेगेटिव है। So can we say, क्या हम ये बोल सकते हैं कि if the chemical reaction is spontaneous,
then delta H will be what? Negative, that is exothermic. हाँ बोल सकते हैं. कब तक के? जब तक कि आप दूसरा आइडिया नहीं ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना. You take ice, H2O in solid state, ice. वो मेल्ट हो जाएगा at 0 degree Celsius to form H2O in liquid state. You know what? The delta H is around 6.01 kilojoules plus. अब कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर क्या है? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. आपने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया. आइस को निकाल के बाहर रख दिया, वो मेल्ट हो गया, उसने एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लिया. कितना? 6 किलो जूल्स पर मोल का. Similarly, you keep this water outside in liquid state, okay? Water and what will happen? The water will evaporate, converts into gaseous state, and here the delta H found to be plus 40.6 kilojoules per mole. देखो, conversion of water into water vapor, conversion of ice into water, both the process are what? Spontaneous. लेकिन दोनों के लिए delta H क्या आ रहा है? नेगेटिव नहीं आ रहा है. क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. मतलब एंडो हो रहा है. तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जरूरी नहीं है कि वो एक्सो हो गए. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडो भी हो सकते हैं. So the delta H of a spontaneous process can be positive and can be negative. So can we select this delta H as a criteria? As a criteria to find out the spontaneity. तुम इसको delta H को as a criteria नहीं रख सकते to find out the spontaneity. सेम है. अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपने NaCl, सॉरी, you took this HCl reacts with NaOH, heat of neutralization, if you remember, it will form NaCl and H2O. Here the delta H value is minus 57.1 kilojoules. मतलब हीट इज रिलीज. बीकर गर्म हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर दोगे. ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. तो इससे क्या आपको मालूम पड़ता है कि इन दिस रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सो होगा. ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे भी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो खुद एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड. अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको डिकम्पोज करोगे, इट विल फॉर्म मर्क्यूरी लिक्विड एंड प्लस इट विल फॉर्म O2 गैस. नाउ दिस डिकम्पोजिशन will absorb plus 903 kilojoules. See properly. So here the delta H is getting what? Positive. So the study of above processes does not allow us to consider negative value of delta H as a criteria of spontaneity या positive value of delta H as a criteria for spontaneity. मतलब delta H को spontaneity का criteria हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि spontaneous process एक्सो भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडो भी हो सकता है. तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी? क्या है क्राइटेरिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का? तो ये दिमाग में रखना. स्टोरी अभी तक के स्टोरी बाकी. तो अब हम लोग एक नए वर्ड की तरफ जाते हैं, दैट इज एंट्रोपी. What is the meaning of entropy? So entropy is a measurement of randomness or disorderedness. The measurement of randomness or disorderedness is called as entropy. It is denoted by capital S. अब क्वेश्चन ये है कि रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस क्या है? तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रहा है सिस्टम में. पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो रैंडमनेस बढ़ रहा है सिस्टम में, डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रहा है. फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. If you go back to your school during lecture time, you will see all students sitting in class attending lecture at the proper sitting arrangement. So that is orderedness right there. There will be an orderedness. So whenever the lecture is going on in your school and you visit during the lecture timing, you will come across students are relaxed, students are sitting in the class in a proper ordered manner and attending the lecture.
Okay, now what do? Again you visit to a school and stand near the gate and wait for the school to get end. The moment the bell rings, the student will come out random speed, come out of the gate in random speed. They move in the random direction with a with random direction with a random speed. And what you can see the randomness, the chaotic situation at that time. So that is a randomness, the disorderedness when they are coming out. जब वो स्कूल से बच्चे बाहर आ रहे हैं तो कोई भी डायरेक्शन में बाहर आ रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर्डनेस है, रैंडमनेस है. क्लियर है? Similarly, if you talk about ice, you talk about water, you talk about water vapor. So ice में H2O molecules are arranged in a properly ordered manner, that is crystalline manner. मतलब वहां पर randomness सबसे कम, minimum, क्योंकि वो एक crystalline state है, एक properly arranged state है. बट जैसे वो मेल्ट हो गए, तो आइस से वाटर में जब वो मेल्ट हो गए, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज एंड दे विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. तो मतलब दे आर नाउ रैंडमली प्लेस्ड. दैट इज व्हाई वाटर डज नॉट हैव देयर ओन शेप. लिक्विड के पास शेप नहीं होता, कंटेनर का शेप लेता है. फिर जब वो इवेपोरेट हो जाएंगे तो और ज्यादा मल्टी डायरेक्शंस में विद मल्टी काइनेटिक एनर्जी दे कैन मूव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वेपर स्टेट. एक जगह से आइस लिया, वो मेल्ट हुआ, पानी थोड़ा फैल गया, इट स्प्रेड्स आउट. व्हाई? रैंडमनेस इंक्रीजेस, वाटर इज मूविंग इन अ डायरेक्शन. व्हेन दे कन्वर्ट्स इनटू वेपर, दे गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू अ ग्रेटर डायरेक्शन with a random speed in random direction. So randomness water vapor में ज्यादा होगा. मतलब अगर मैं आइस से वाटर और वाटर से वाटर वेपर की बात करूं, तो यहां से लेफ्ट से राइट में रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस इज इंक्रीजिंग. तो एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीज इन दिस केस. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. So you have to remember this. What is entropy? Entropy is a measurement of what? Randomness. Okay, अभी तो देखो हम लोग spontaneity पे है, लेकिन पहले मैं entropy देख रहा हूँ कि entropy क्या है. So entropy is nothing but what? It's a measurement of what? Randomness in a system. ठीक है, अब आइस से वाटर ये एग्जांपल याद रखना. आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा. अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगा. सो इन दिस केसेस द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम विल डेफिनेटली इंक्रीजेस. So there are so many examples which give you a idea about the randomness. Okay, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो वो भी रैंडमनेस हो जाएगा. जैसे आपने आयोडीन लिया है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन अगर गैसियस वेपर स्टेट में, तो ऑब्वियसली हियर इन दिस केस द एंट्रोपी विल इंक्रीज, द चेंज इन एंट्रोपी विल इंक्रीज. पॉजिटिव हो जाएगा एंट्रोपी, बिकॉज यहाँ पर रैंडमनेस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, इवन इफ यू गेटिंग मोर प्रोडक्ट, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को डिकम्पोज किया तो यू गेट N2 गैस प्लस 3H2 गैस. सो सी 2 moles of ammonia is giving 4 moles of the product. So here the number of moles of gaseous products are increasing, so obviously randomness will increase, entropy will increase. You talk about calcium carbonate in solid state, तो randomness बहुत कम है. जब उसको हीट करोगे it will form calcium oxide in solid state and carbon dioxide in gaseous state. So see, number of moles of product increases और उसमें गैस भी बन रहा है तो और ज्यादा रैंडमनेस आएगा. तो here in this case the entropy will increase. So entropy, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ सकता है. अगर आप सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ सकता है. रिवर्स जाओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा, मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो एंट्रोपी कम होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो गए तो एंट्रोपी कम हो जाएगा. ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर कि एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ randomness of the system, and as the number of particles या solid, liquid or gas increases, the entropy increases. Remember this point, very important point about the entropy. Okay, now I'll write down few points about entropy. पहले आप लोगों ने समझ गया कि entropy क्या होता है, measurement of randomness. Now we always try to find out, so entropy हम लोग समझ गए सबसे पहले कि what is entropy. So entropy is nothing but the measurement of randomness of the system. Now we actually find out the change in entropy. So entropy is a measurement of randomness of the system. We find out delta S. Delta S stands for what? Change in entropy, which is nothing but
the summation of entropy of product minus the summation of entropy of reactant. अगर standard condition में लिया तो ये standard entropy हो जाएगा. Okay, plus how will you define it? entropy को अगर मुझे इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है एंट्रोपी का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एंट्रोपी डेल्टा एस इज नथिंग बट हीट सप्लाइड इन रिवर्सिबल मैनर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. याद रखो ये कि डेल्टा एस इज नथिंग बट क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. लेट अस एनालाइज दिस के इन लोगों ने एंट्रोपी को क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्यू लिखा है. ठीक है, वो एनालाइज करते हैं, वो समझते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सपोज इफ आई टेक वाटर, ठीक है, यहां पर H2O के मॉलिक्यूल्स है, आप इसको हीट करो, molecules will evaporate, they will convert into water vapor. So if I ask you what happens here, so आप लोग बोलेंगे sir the randomness has increased, the entropy is increased, मतलब here in this case the delta S is positive क्योंकि entropy बड़ा है. So final entropy is greater than initial, therefore delta S is what? Positive, entropy has increased. So see properly, when you are heating a substance, when you are providing heat to a substance, it increases its kinetic energy, and the kinetic energy increases, randomness increases. See आपने heat provide किया पानी को, so क्या हुआ यहाँ से, वो heat अगर नहीं भी करोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा. तो बेसिकली हो क्या रहा है, हीट के वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब हीट is directly proportional to randomness, therefore Q is directly proportional to delta S. You have to remember this. तो heat बढ़ेगा, kinetic energy बढ़ेगा, randomness बढ़ेगा, delta S पॉजिटिव होगा. सिंपल है समझने के लिए. But you know what, यहाँ पर क्या लिखा है, the heat is applied in isothermal and reversibly to temperature. Why it is isothermally and reversibly to temperature? Reversible to temperature क्यों होगा? Let's talk about it. Reversible to temperature क्यों होगा? देखो ये वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाटर है इसमें 80 डिग्री सेल्सियस में. दोनों को मुझे H2O वेपर्स में बनाना है. ठीक है, जब H2O वेपर्स में बन जाएंगे, H2O वेपर्स में बन जाएंगे, तब उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी. तो ये भी वेपर्स में बनाना है, ये भी वेपर्स में बनाना है. बट क्वेश्चन ये है कि दिस वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज एट 80 डिग्री सेल्सियस. सो विच रिक्वायर मोर हीट? सो हियर यू रिक्वायर more heat and here you require less heat to convert into what? Water vapor. तो simply आप नोटिस करो, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर हीट कम लगती है फॉर द रैंडमनेस, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है फॉर द सेम सिस्टम, वाटर सिस्टम ही है, you require more heat. मतलब heat is supplied in reversibly to temperature. अगर टेम्परेचर आपका कम है तो आप ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द रैंडमनेस, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा हीट क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? यू हैव टू सप्लाई द लेस हीट टू कन्वर्ट दैट. ओके, बिकॉज ऑलरेडी सिस्टम ने हीट पकड़ के रखा है इन हाई टेम्परेचर. सो दैट्स द थिंग, यू आर सप्लाइंग हीट रिवर्सिबली टू द टेम्परेचर. मतलब जहां पर टेम्परेचर कम है, more heat can bring about more randomness. If the temperature is already more, then don't give more heat, because वो randomness फिर नहीं ज्यादा करेगा. आप समझ रहे हैं? तो randomness के लिए आप जब हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इट इज रिवर्सिबली टू टेम्परेचर. जहां पर टेम्परेचर कम है, ऑब्वियसली रिक्वायर मोर हीट टू गेट दैट रैंडमनेस, और जहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, यू रिक्वायर लेस हीट टू गेन दैट सेम रैंडमनेस. इसका मतलब क्या हो गया कि हीट जब आप सप्लाई करोगे, इट इज रिवर्सिबल टू टेम्परेचर. मतलब जहां पर हीट सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ज्यादा हीट लगेगा और यहाँ पर कम हीट लगेगा. सो दैट इज क्यू रिवर्सिबली टू टेम्परेचर. बट गाइस, अगर मैं if I talk about heat at constant pressure, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा H बोलते हैं. Heat at constant pressure is delta H. For example मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजन. तो फ्यूजन इज अ मेल्टिंग प्रोसेस which take place at 0 डिग्री सेल्सियस and at constant pressure, मतलब आइसोथर्मली एंड कांस्टेंट प्रेशर. तो प्रेशर भी वहां पर कांस्टेंट होता है. तो फ्यूजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेल्टा फ्यूज H. तो अगर मैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ढूंढूंगा, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन प्रोसेस, तो फ्यूजन प्रोसेस के लिए द हीट Q रिवर्सिबल विल बी द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज फ्यूजन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. तो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो मैं फ्यूजन के लिए Q रिवर्सिबल की जगह पे आई विल राइट डाउन व्हाट? डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन द फ्रीजिंग पॉइंट.
0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। मतलब अगर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन चाहिए, डेल्टा फ्यूज अपॉन टी। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, वो दिमाग में रखना। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, इवन द वेपराइजेशन द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो वेपराइजेशन में बात कर सकते हो कि अगर मैं डेल्टा एस फाइंड कर रहा हूं वेपराइजेशन का, तो इट विल बी डेल्टा वेप एच अपॉन टी। ठीक है, चेंज अपॉन द टेम्परेचर। अच्छा, ये वेपराइजेशन हो गया। सपोज मैं सब्लिमेशन की बात कर, तो सब्लिमेशन में भी एंट्रोपी बढ़ेगा। तो अगर डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा हूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सब एच अपॉन टेम्परेचर फॉर सब्लिमेशन। सो आप एक चीज नोट करो, फ्यूजन एक ऐसी चीज है जहां पर आइस मेल्ट हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। वेपराइजेशन एक ऐसी चीज है जहां पर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो तीनों केस के अंदर जो हीट इवॉल्व होगी वो हीट एब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। इसके लिए क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एच। इसके लिए वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दैट डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन टी, but that heat should be at constant pressure. Make note of this point. ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एच अपॉन टी दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इससे ये प्रूव होता है कि वी कैन राइट डाउन क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और डेल्टा एच अपॉन टी। नाउ वी नो दैट कि थर्मो में दो चीज होती है, एक होता है सिस्टम और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग। तो सिस्टम का डेल्टा एस होगा डेल्टा एस ऑफ एस वाई एस सिस्टम, सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस ऑफ एस यू आर आर सराउंडिंग। बट गाइस अगर मैंने यहां पर सिस्टम नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए कि ये जो डेल्टा एस है वो सिस्टम का है और सराउंडिंग का होगा तो वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करूं तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या डेल्टा एच अपॉन टी। तो सराउंडिंग का जो डेल्टा एस होगा दैट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी रिटन एज माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है, या सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी थर्मोडायनामिक इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी के अंदर पूरा थर्मोडायनामिक है। अगर सिस्टम का डेल्टा एस आप कैलकुलेट करोगे विथ क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, तो सराउंडिंग का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा माइनस क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर सिस्टम हीट गेन करता है तो सराउंडिंग लूज कर रहा है, और सराउंडिंग अगर हीट गेन कर रहा है तो सिस्टम लूज कर रहा है। इसका मतलब उनके हीट का मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, लेकिन उनका साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड ऑल्सो अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस टोटल। सो डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो देखो मैंने सिस्टम का एस वाई एस नहीं लिखा, प्लस डेल्टा एस ऑफ वॉट, सराउंडिंग। ये हमको याद रखने का। ठीक है, ये पार्ट याद रखने का। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स ऑफ दिस। सो व्हाट इज डेल्टा एस? दैट इज नथिंग बट दी change in entropy. And also remember कि ये जो delta S है, this is a delta S is also a state function. It's state function मतलब it depends upon the initial and final state of the system. Okay, so this was the story of delta S. And also remember delta S यानी the change in entropy is directly proportional to molar mass. मतलब अगर मैं delta S देखूं तो C6H6 बेंजीन का एंट्रोपी जो ज्यादा होगा इथेनॉल से, C2H5OH। इथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा मीथेनॉल से, CH3OH। मीथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा, सपोज some part here to make you understand। मीथेनॉल का सपोज ज्यादा हो रहा है C3H8, मैंने प्रोपेन ले लिया, वो ज्यादा हो जाएगा सपोज जेनॉन। जेनॉन का ज्यादा हो जाएगा क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन का ज्यादा हो जाएगा नियॉन से। नियॉन विल बी मोर देन हीलियम। ठीक है, नाउ हीलियम विल बी मोर देन द मेटल्स लाइक टिन, कॉपर, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में आते हैं। ये सारे गैस स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा है। अच्छा, बेंजीन की क्यों ज्यादा लिखा? बिकॉज बेंजीन का मोलार मास ज्यादा है। सो मोलार मास इज इंक्रीजिंग, मोलार मास इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये चीज याद रखो कि मोलार मास बढ़ेगा तो
एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ सकता है। जैसा मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपेयर किया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफ यू सी प्रॉपर्ली इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन हैज ग्रेटर मोलर मास देन इथेनॉल, इथेनॉल देन मीथेनॉल, मीथेनॉल को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, sorry written here methanol. So if you see properly here, benzene has greater molar mass than ethanol, ethanol is greater than methanol. तो इसके लिए यहाँ पर बेंजीन का एंट्रोपी ज्यादा हो गया। नो सपोज आप अब कंपेयर कर रहे हो मीथेन C2H6 इथेन C3H8 प्रोपेन, तो मोलर मास ज्यादा किसका है? प्रोपेन का। तो प्रोपेन हैज ग्रेटर एंट्रोपी देन इथेन, इथेन हैज ग्रेटर देन मीथेन। सपोज आप बात कर रहे हो नोबल गैसेस की, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सो अगर मैं ये सब की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जेनॉन का मोलर मास ज्यादा है, सो ग्रेटर एंट्रोपी देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन ग्रेटर देन आर्गन, आर्गन ग्रेटर देन नियॉन, नियॉन ग्रेटर देन हीलियम। आप अगर मेटल्स की बात कर रहे हो तो मेटल्स में भी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा इट विल बी हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंट्रोपी, याद रखने का। तो जितना मोलार मास बढ़ता है उतना एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ता है। तो गाइस फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एंट्रोपी बेसिकली क्या है एंड व्हाई वी आर डूइंग इट। तो हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट किया था टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा एच का आइडिया पूरा फेल हो गया बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी एक्सो कैन बी एंडो, उसको हटा दो। फिर हम लोग एक नए टर्म पे आ गए, उसका नाम था एंट्रोपी। हम लोग ने डिफाइन किया व्हाट इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम एंड इट इज Q रिवर्सिबल अपॉन T। और अगर Q आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जैसा फ्यूजन है, सब्लिमेशन है, वेपराइजेशन है, तो उसमें Q की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा H अपॉन T। अच्छा, रैंडमनेस, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाए किसी गैसियस सिस्टम में, अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, या मोलार मास बढ़ जाए, तो एंट्रोपी बढ़ेगा, और एंट्रोपी बढ़ेगा तो चेंज इन एंट्रोपी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव है। चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का होता है। सिस्टम इज Q रिवर्सिबल अपॉन T और डेल्टा H अपॉन T, तो सराउंडिंग विल बी माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T और माइनस डेल्टा H अपॉन T। एंड फॉर द एंटायर यूनिवर्स द एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये हम लोग ने किया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या लेना देना है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी? चलो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, the important question is कि सर how entropy and spontaneity are related to each other? इन दोनों का क्या रिलेशन है? तो ध्यान से सुनना, आई एम टेलिंग यू दिस। डेल्टा एच तो फेल हो गया, अब एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन का क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट चेक आउट दिस एग्जांपल। द एग्जांपल इज व्हेन H2 gas, or I'm talking about H2O2, hydrogen peroxide. When hydrogen peroxide in liquid state, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने सुना होगा, काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, उसको टेफ्लॉन बॉटल में स्टोर किया जाता है। इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद ग्लास, डस्ट पार्टिकल, मड पार्टिकल, ब्लड पार्टिकल और एनी एसिड्स एंड ऑल, इट विल डिकम्पोज, खुद से डिकम्पोज हो जाता है ये। तो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझो ये ग्लास के कांटेक्ट में है, ग्लास के कांटेक्ट में है, ये डिकम्पोज हो जाएगा। व्हेन इट डिकम्पोज इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड and O2 gas. Now this reaction is a spontaneous reaction. मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन खुद से होने वाला, ये एक spontaneous reaction है। And if you see properly, 2 moles of H2O2 is producing what? 3 moles of the compound. See, 2 moles से 3 moles बन रहा है, और वो भी गैस बन रहा है यहाँ पर, मतलब entropy will definitely what? Increase. In this case, जब हम लोग ने डेल्टा एस इसका कैलकुलेट किया सिस्टम का, तो डेल्टा एस, देखो मैं सिस्टम का SYS नहीं लिख रहा हूं। So delta S of system was found to be plus 126 joule per Kelvin. ये यूनिट है डेल्टा S का, because it is heat upon temperature. ठीक है, जूल पर केल्विन। सो यहां से हमको क्या लगता है? यहां से हमने ये मान लिया कि सर यहां से तो यही लगता है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं फिल वक्त के लिए। लेकिन I'll show you one more reaction which is spontaneous, that is H2 gas, 2 moles combining with O2 gas result into the formation, मतलब half moles of O2 gas result into the formation of 2 moles of H2O liquid. I'm writing half, जरूरत नहीं, balanced liquid. Now this is also a spontaneous reaction, but यहाँ पर देखो 2 plus 1, 3 moles product आपको 2 moles liquid दे रहा है, वो भी गैस है। गैस से लिक्विड होगा मतलब एंट्रोपी कम,
अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी -327 जूल पर केल्विन। फंस गए यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? इसके लिए कि सर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दोनों खुद से हो रहा है, ठीक है, बट एक जगह पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और एक जगह पे सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब हम लोग क्या मान के चले, व्हाट शुड वी कंसीडर कि इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी। मैंने बोला एक मिनट, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद सिस्टम एंड सराउंडिंग, ध्यान से सुनना भी ये पार्ट, थर्मोडायनेमिक डील्स विद सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड with respect to the third statement of second law। मैंने आपको बोला था सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट बाकी है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है जिससे ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, what it says that total entropy of system and surrounding, देखो ध्यान दो, system and surrounding will increase for a spontaneous process। देखो इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया? सेकंड लॉ के ये स्टेटमेंट में। तो सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ध्यान से सुनना, इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव होगा या सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव होगा, उससे लेना देना नहीं है। यू हैव टू सी द टोटल एंट्रोपी, that is delta ST। total entropy is a sum of system entropy plus surrounding entropy। so you have to remember, if the reaction is spontaneous then the total entropy will be positive। सिस्टम नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सराउंडिंग नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टोटल एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगा, सिस्टम का टोटल एंट्रोपी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। You have to remember this one point। so the problem is solved। आपको डेल्टा एच नहीं देखना है, आपको डेल्टा एस सिस्टम का और डेल्टा एस सराउंडिंग का नहीं, आपको टोटल एंट्रोपी देखना है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो उसका टोटल एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। किसका टोटल एंट्रोपी? द यूनिवर्स एंट्रोपी विल बी व्हाट? पॉजिटिव। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके, व्हाइल डिस्कसिंग। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, तो हम लोग ये एक कंक्लूजन पे आ गए अभी। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? कि if the reaction is spontaneous then the total entropy of the universe will be positive। might be its system is negative, might be its surrounding is negative, might be system is positive, might be entropy of surrounding is positive, उससे लेना देना नहीं है। total entropy universe का positive होना चाहिए अगर कोई रिएक्शन क्या है, spontaneous है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं उसको समझाने के लिए। I'll give you an example from here। the example is, see, consider, so स्पॉन्टेनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमको मिल गया है। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? दैट फॉर अ स्पॉन्टेनियस द डेल्टा एस टोटल शुड बी, व्हिच इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। हमेशा ये 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए टोटल। ठीक है, सिस्टम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सराउंडिंग पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये टोटल होना चाहिए। अभी एग्जांपल दे रहा हूं उसका समझने के लिए। चेक आउट दिस एग्जांपल। H2 gas, again H2 gas combining with O2 gas gives what? H2O liquid। ओके, देखो यहाँ पर 3 मोल्स से 2 मोल्स बन रहा है, वो भी गैस से लिक्विड हो रहा है, मतलब एंट्रोपी कम होगी। अगर एंट्रोपी कम होगी, और मैंने इसका एंट्रोपी चेक किया, तो आपको मैं ये बता दूं कि यार the entropy of system, देखो सिस्टम के लिए मैं SYS नहीं लिख रहा हूं, the entropy of system is -327 joule per Kelvin and delta H of this reaction, the heat of the reaction is 572 kilojoules, okay, at 298 Kelvin, temperature 298 Kelvin है। तो ये इसकी चेंज इन एंट्रोपी है और ये इसकी चेंज इन एंथैल्पी है इस रिएक्शन के लिए, ओके। So guys, for this reaction delta S is -327 joules। ये delta S क्या है? This is a delta S of system। बराबर से देखना समझने के लिए, ओके। सो यहां से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि सिस्टम का जो डेल्टा S है, SYS, सिस्टम का जो डेल्टा S है
वो है -327 जूल पर केल्विन, ठीक है। और एंट्रोपी का फंडा क्या है, फंडा क्या है कि इफ द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस देन टोटल शुड बी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। चलो टोटल फाइंड करते हैं। सो टोटल क्या होगा, डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। आपको पता है डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी या डेल्टा एच अपॉन टी, और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इज माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो मैं लिख सकता हूँ सिस्टम तो डेल्टा एस जिसका वैल्यू मुझे पता है, प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब देखो डेल्टा एच का वैल्यू दिया है इधर पे, सराउंडिंग का डेल्टा एस के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। सो नाउ डेल्टा एस का वैल्यू इज -327 माइनस ऑफ माइनस कितना है ये देखो यहाँ पर डेल्टा एच -572 जूल्स में करोगे, किलो से जूल्स में करना पड़ेगा क्योंकि ये जूल्स में है 10⁻³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना लिया हम लोगों ने 298। सो नाउ इट कम्स टू -327 प्लस, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, and when you divide by 298 you will get a value of 1919. So now the final answer comes to plus 1592 joule per Kelvin. This is the total delta S. So see properly, the delta S total is greater than delta S total is greater than 0, मतलब the above reaction is spontaneous, ठीक है, ये याद रखने का हमेशा। तो इफ इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो इस केस में सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव है लेकिन टोटल क्या आ रहा है आपको, पॉजिटिव, फिनिश, दैट्स इट, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो यू हैव टू सी द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स टू जज एंटायर प्रोसेस। मतलब अगर सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम्स में जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसके लिए आपको टोटल एंट्रोपी देखना है। सो आई कैन राइट डाउन योर कि इफ डेल्टा एस टी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा एस टी लेस देन 0 हुआ मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। But what if delta ST is equal to 0? Delta ST is equal to 0 मतलब the reaction has reached equilibrium state. सिंपल है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया मतलब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितना एंट्रोपी फॉरवर्ड में होगा उतना ही एंट्रोपी बैकवर्ड में होगा, तो डेल्टा एसटी विल बिकम व्हाट, 0। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो 0 होता है। अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर टोटल एंट्रोपी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट गाइस इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको पता है, इसमें सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पर कि जब भी मुझे कोई भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी फाइंड करना है, आई हैव टू कंसिडर द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग आल्सो, क्योंकि सराउंडिंग प्लस सिस्टम गिव्स मी टोटल एंड सराउंडिंग इज सो वास्ट, सराउंडिंग इतना बड़ा है, इट्स सो वास्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑलवेज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सराउंडिंग का डेल्टा एस, क्योंकि सराउंडिंग बहुत वास्ट है। तो अब क्या करें, क्या लाए सिस्टम, क्या ऐसा चीज लाए, व्हाट वी शुड कंसीडर जिससे हमारा ये सिस्टम का स्पॉन्टेनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि यहां पर कंक्लूजन तो निकल गया, कंक्लूजन क्या निकला, इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन द डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0। बट अगर मुझे पूरे यूनिवर्स यानी टोटल एंट्रोपी फाइंड करना है तो टोटल एंट्रोपी के लिए सिस्टम का भी एंट्रोपी चाहिए और सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चाहिए, और सराउंडिंग बहुत वास्ट है, इसके लिए उसका एंट्रोपी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए कोई ऐसा टर्म लाओ जो सिस्टम से ही एसोसिएट हो, तो वो क्या टर्म लेके आ सकते हैं, तो इसके लिए a new term comes into picture, that is capital G, which stands for Gibbs free energy. It is the energy for doing useful work, okay, and we always calculate delta G, that is a change in Gibbs free energy. हम लोग हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं, that is delta G, that is change in Gibbs free energy. So what is Gibbs free energy? Gibbs free energy is the energy for doing useful work. It is associated only with the system. ये सिर्फ सिस्टम से ही एसोसिएट रहेगा, ठीक है। अब किस तरीके से ये सिस्टम से एसोसिएट रहेगा, लेट अस
talk about it. इसमें थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लेते हैं. सबसे पहली बात, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैसा फॉर्मुलेट करेंगे. तो रिमेंबर, Gibbs free energy is given as G is equal to H minus Ts. Gibbs free energy is a difference of enthalpy and a product of temperature entropy, G minus Ts. Okay, this, if I find a difference, if we find a change, तो change के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, delta G is equal to delta H at a constant temperature. The change in entropy is delta S. Delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta G stands for change in Gibbs free energy, that is energy of a system. Surrounding बात ही नहीं कर रहा हूं, energy of a system for doing useful work. Delta H is a change in enthalpy of system, T is the temperature of system, and delta S is the entropy, change in entropy of a system. देखो पूरा पार्ट यहाँ पर है ना सिस्टम का आ रहा है. You have to remember this point, okay? And this equation is called as Gibbs-Helmholtz equation. Remember this equation. This equation will be called as Gibbs-Helmholtz equation for calculation of delta G. That is delta G is equal to delta H minus T delta S. Remember this point, okay? ये हमको याद रखना है इसके लिए. अच्छा, इससे हमें स्पॉन्टेनिटी का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सी, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 होगा तो रिएक्शन किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. ठीक है, इट कम्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट. सो delta G is the Gibbs free energy for doing useful work. Think about it guys. अगर मेरे अंदर कुछ अमाउंट की एनर्जी है और मैं कुछ एनर्जी स्पेंड करूंगा एक यूजफुल वर्क करने के लिए, तो उस टाइम पे मेरी जो यूजफुल एनर्जी है बॉडी में वो कम हो जाएगी. इफ आई डू सम वर्क माय एनर्जी विल डिक्रीज, इफ आई डू सम यूजफुल वर्क माय एनर्जी विल डिक्रीज. यू हैव टू रिमेंबर दिस. मतलब अगर सिस्टम कोई वर्क करेगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाएगी. लाइक आपने सेल लिया, उसको मोबाइल में डाला, you added on, you took a battery, you add that battery into the mobile phone, start working, तो slowly वो बैटरी की एनर्जी कम हो जाएगी, फिर आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा. मतलब the Gibbs free energy is what decreasing at that time. ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सुना होगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में. नाउ हाउ गिब्स फ्री एनर्जी is related to the spontaneous process. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रोल है, ये हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं. So how delta G is related to the spontaneity? So we know this equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. ये सिस्टम का इक्वेशन है. अच्छा, अब डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. सराउंडिंग के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, सराउंडिंग के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. अभी मैंने आपको बताया, सबको मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच, सॉरी माइनस, हाँ डेल्टा एच. सी प्रॉपरली हियर इन दिस केस. कुछ आप लोगों को यहां से नोटिस करना चाहिए कि ये जो सिस्टम ये टोटल है, ठीक है. मैंने यहां पर लिख दिया है कि डेल्टा एच इज ऑफ सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. फिर मैंने, अगर आप बराबर नोटिस करोगे हियर इन दिस केस, तो अब बराबर नोटिस करो तो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा जी. ओके, अब अगर मैं इसका थोड़ा साइन चेंज कर दूं, देखो बराबर से, मैंने सबको यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, माइनस टी डेल्टा एस टी माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच. ओके, नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज माइनस टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Now delta H minus T delta S क्या होता है, डेल्टा H minus T delta S is nothing but what, डेल्टा G. तो इसकी जगह पे मैं डेल्टा G डाल दूंगा इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टी. सो कैन आई राइट डाउन टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G. सी,
तो यहां से आपको क्या मिल रहा है आइडिया, और या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टी। सी प्रॉपर्ली, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू टोटल एंट्रोपी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव लिया, ये वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैंने यहां पर केस लिखा था, सी प्रॉपर्ली, कि when the reaction is spontaneous, when the reaction is spontaneous, in spontaneous reaction टोटल एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। अगर टोटल एंट्रोपी आप पॉजिटिव डालोगे तो सिस्टम का डेल्टा जी, ये डेल्टा जी सिस्टम का डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें टोटल एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया, इफ द रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, देन डेल्टा एस टी या डेल्टा जी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि मैंने स्पॉन्टेनिटी का पूरा फंडा यहां से कैलकुलेट कर लिया है, और वो मुझे समझ में आ गया है कि अगर मुझे एंट्रोपी नहीं देखना है टोटल, तो मैं सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी देखूंगा। एंड आई गॉट दैट कि इफ द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो उसका टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा, और उसका गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का लेस देन जीरो होगा। मतलब इफ गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव या डेल्टा एस टी पॉजिटिव, तो डेल्टा एस टी पूरे यूनिवर्स का है, वो डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, तो हम लोग ने गिब्स फ्री एनर्जी पकड़ लिया जो सिस्टम से। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी लेस देन जीरो हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो टोटल एंट्रोपी विल बी लेस देन जीरो एंड डेल्टा जी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। मतलब सिस्टम का डेल्टा जी पॉजिटिव आया, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब आप काम नहीं कर रहे, कोई और आपके लिए काम कर रहा है। और अगर आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगी। बट अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, वेदर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड वर्क और बैकवर्ड वर्क दोनों सेम हो गए, तो डेल्टा एस टी और डेल्टा जी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो रिमेंबर दिस, delta G is a Gibbs free energy for system. This is for surrounding. This is for total, that is universe. Okay. So अब हम लोग क्राइटेरिया मिल गया. If the reaction is spontaneous, then total entropy of the universe should be positive. Yeah, Gibbs free energy of the system should be negative. If it is non-spontaneous, Gibbs free energy will be positive. Delta ST will be negative. If it is equilibrium, both will be zero. Now we have this Gibbs-Helmholtz equation. इसके कुछ condition देखते हैं इस equation में. We'll see some conditions to find out कि कौन से कंडीशन पे वो स्पॉन्टेनियस होगा और कौन से कंडीशन पे नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. आई विल क्लियर दिस अप. इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान देना. सी, मेरे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. दिस इज माई इक्वेशन. ओके गाइस, सो ये मेरा गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन मैंने लिख लिया है इधर पे. नाउ with the help of this equation we can easily find out कि कौन से conditions में reaction spontaneous हो सकते हैं. So let us analyze this. देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, विल बी लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी विल बी व्हाट, नेगेटिव. ये हमको लेके आना है क्राइटेरिया. कैसा लाएंगे, ध्यान से देखना. Sorry, what I've written here, it should be delta H. तो साइंस कन्वेंशन से कैसा इसको प्रूफ करेंगे. सी, रिएक्शन कैन बी एक्सो, ये डेल्टा एच किसका है, सिस्टम का. डेल्टा एस किसका है, सिस्टम का. ओके, डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव. ना सपोज पहला कंडीशन लिया जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो भी नेगेटिव है. तो सोचो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, delta S will be negative, so negative into negative will become what, positive. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा G is equal to माइनस डेल्टा H नेगेटिव प्लस T डेल्टा S प्लस T डेल्टा S. तो यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस मैंने यहाँ प्लस लिख दिया है.
आई वॉन्ट डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव बनाना है मतलब डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, टी डेल्टा एस का वैल्यू कम होना चाहिए। टी डेल्टा एस का वैल्यू मतलब टेम्परेचर हाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू कम होगा। मतलब इफ आई वॉन्ट डेल्टा जी एज नेगेटिव, then in this case in the first case temperature should be low। याद रखना, अगर दोनों नेगेटिव हुआ वैल्यू और आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, टेम्परेचर कम करो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इक्वेशन वैसे ही रहेगा। अब मुझे डेल्टा जी का वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब टी डेल्टा एस मुझे ज्यादा चाहिए नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर को यहाँ पर क्या करो, बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन, टी डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। मतलब योर डेल्टा जी इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। सो इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर, इस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। व्हाई हाई टेम्परेचर, बिकॉज आपका फोकस क्या है, व्हाट इज आवर फोकस, योर फोकस इज टू गेट द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। Here you will get a negative value by lowering the temperature because T delta S का product should not be greater than minus delta H. Here you will get a negative value by raising the temperature because already minus T delta S है, तो जितना temperature बढ़ाओगे तो negative value बढ़ेगा। थर्ड केस में अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H। अच्छा, डेल्टा S आपने पॉजिटिव लिया है तो माइनस T डेल्टा S। अब इसमें आपका नेट वैल्यू डेल्टा जी का नेगेटिव ही आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर लो, दोनों आपको डेल्टा जी नेगेटिव ही देने वाला है। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव ले लिया एंड डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव ले लिया, तो इस इक्वेशन में डेल्टा एस अगर मैं नेगेटिव डाल दूंगा, इफ आई पुट एज नेगेटिव, then the equation becomes what, delta G is equal to delta H plus T delta S। Now here you increase temperature या decrease temperature, पूरा वैल्यू आपको डेल्टा जी का यहाँ पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब by default you will get positive। ठीक है, independent of temperature। So here in this case the reaction is non spontaneous at any temperature। Remember these four conditions। यहाँ स्पॉन्टेनियस बनाना है, टेम्परेचर लो करो, यहाँ स्पॉन्टेनियस बनाना है, आप बना रहे हो, आप स्पॉन्टेनियस खुद बना रहे हो उसको। यू वांट डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, सो नेट नेगेटिव वैल्यू कब लाओगे, फर्स्ट केस में इफ यू कीप टेम्परेचर लो बिकॉज टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा था, तो पॉजिटिव वैल्यू कम रखना है, इसमें नेगेटिव वैल्यू बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाओ। इस केस में बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो वो नेगेटिव ही रहेगा। इस केस में फोर्थ केस में टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं, वो पॉजिटिव रहेगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर कंडीशन for spontaneity using the equation। Okay, and the last part is about equilibrium। So we know that at equilibrium delta G becomes 0 and delta ST also becomes 0। So we have a equation delta G is equal to delta H minus T delta S। equilibrium पे अगर ये 0 हो गया, equal to delta H minus T delta S। So now the T will be what, T will be equal to delta H upon delta S। So if they ask you to find out equilibrium temperature, delta H upon delta S, because equilibrium पे delta G क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। So this is the equilibrium temperature। Keep this in mind to solve sum। अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल करके हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा के कम करके हम लोग इक्विलिब्रियम से फाइंड कर सकते हैं। So at equilibrium delta G becomes 0। One more thing, relation between equilibrium constant is given as K, Kp जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था, एंड Kp का रिलेशन निकालेंगे हम लोग डेल्टा G नॉट, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सो वी हैव अ इक्वेशन is delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where Q stands for reaction quotient। रिएक्शन क्वेश्चन मतलब अगर एक रिएक्शन चल रहा है
इसमें A moles of A plus B moles of B gives C moles of C है plus D moles of D, तो यहाँ पर जो Q होता है that Q will be equal to molar concentration of C raised to small c to molar concentration of D raised to small d, molar concentration of A raised to small a upon molar concentration of B raised to small d. So this reaction quotient is obtained by applying what? Law of mass action. मिल जाएगा. But if the system, what if the system reaches to, अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन में भी ले सकते हो, और अगर ये सब गैस में है तो आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम से कि गैस होगा तो इसको आप पार्शियल प्रेशर में भी ले सकते हो. पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to small c raised to small d, पार्शियल प्रेशर ऑफ A raised to small a, पार्शियल प्रेशर ऑफ B raised to small b. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन कोशेंट. But what if the system reaches to equilibrium? When system reaches to equilibrium, at equilibrium, this reaction will be written as A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D. और इक्विलिब्रियम पे Q की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So delta G is equal to delta G naught plus RT ln Kp. But delta G इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? 0 is equal to delta G naught plus RT ln Kp. अब ये इक्वेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो I can write it as what? That delta G naught is equal to minus RT ln Kp, or delta G naught is equal to minus 2.303 RT log to the base 10 Kp. So this is an equation where you get a relationship between standard gives free energy and equilibrium constant. तो अब जो Kp का वैल्यू होगा वो आपको वैसे ही मिलेगा. This one, applying law of mass action, you get a value of Kp. But this Kp will be called as equilibrium constant. So this is a relationship between equilibrium constant and standard gives free energy, guys. Remember this. Okay. So this was the entire discussion with respect to spontaneity, entropy, Gibbs free energy, how Gibbs free energy is used to determine the spontaneity of a reaction, the Gibbs-Helmholtz equation, equilibrium temperature जो हमने ढूंढा जहाँ डेल्टा जी 0 हो जाता है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ढूंढा, उसका रिलेशन डेल्टा जी से नहीं होता, उसका रिलेशन डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से होता है. दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स. आई होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर. टेक केयर, बाय.